Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons and in this lesson we're going to learn Dawn newspaper vocabulary. आज हम Dawn editorial से जो vocabulary important vocabulary है वो सीखेंगे। ये बड़ा important editorial है, इसमें बहुत अच्छी vocabulary यूज़ की गई है, एडवांस लेवल की vocabulary यूज़ की गई है जो आपको आज मैं इस लेसन में एक्सप्लेन करूंगी, तो इसलिए इस लेसन को आप एंड तक देखिएगा। ये एडिटोरियल है एफ एस एजाजुद्दीन ने लिखा है डॉन न्यूज़पेपर में, और इस एडिटोरियल का जो टाइटल था वो है क्रिम्सन क्रॉनिकल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है क्रिम्सन क्रॉनिकल्स का? क्रिम्सन आप लोगों को मालूम है कि एक कलर है। अगर आप रेड को बहुत ज़्यादा गहरा डीप और उसको डार्क कर लें तो वो क्रिम्सन कलर बन जाता है। आप इसको गूगल पे देख लीजिएगा। क्रॉनिकल्स का क्या मतलब है? क्रॉनिकल एक बड़ा ही इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। आपको बुक्स में मिलेगा क्रॉनिकल वर्ड, टाइटल्स में मिलेगा, आपको मूवीज में मिलेगा। मूवीज के जो टाइटल्स होते हैं उनमें ये वर्ड इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है, ये नाउन है, इसका मतलब है हिस्टोरिकल अकाउंट और रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। देखिए, हिस्ट्री में जो डिफरेंट इवेंट्स हुए हुए हैं उनका जो एक रिकॉर्ड जो रखा जाता है, हिस्ट्री में जो उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनका जो एक अकाउंट रखा जाता है, उस रिकॉर्ड या उस अकाउंट को हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं। ठीक है, कि पहले ये इवेंट हुआ, इस डेट को ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ। ये क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में इसको रखा जाता है कि मतलब पहले ये इवेंट, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो वो जो एक हिस्ट्री का इवेंट्स का जो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उस रिकॉर्ड को हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने टाइटल लिखा है क्रिम्सन क्रॉनिकल्स। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया क्रिम्सन एक कलर है, लेकिन क्रिम्सन का एक और मतलब भी है, उसको कहते हैं डीप इमोशंस। ठीक, तो ये टाइटल रखने का उनका मतलब ये है कि जो वो हिस्ट्री के इवेंट्स जिनको वो इस एडिटोरियल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, और वो इवेंट्स जिनके जिनके साथ डीप इमोशंस जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, इस टाइटल का ये मतलब है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी इंटर। इंटर जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू प्लेस और प्लेस्ड और बरीड इन अ ग्रेव। कब्र में उतारना जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में, उसको इंटर कहेंगे हम इंग्लिश में। ठीक है, जब मुर्दे को कब्र में उतारा जाता है, टू प्लेस हिम इन अ ग्रेव और टू बरी, मतलब जो भी वो कॉर्प्स है, जो भी वो मरा हुआ इंसान है। ठीक है, अच्छा, अब इसको यूज कैसे किया? ये बड़ा, इसमें बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। जैसे ये पहला सेंटेंस ही बड़ा खूबसूरत है, जैसे उन्होंने बोला है कि द डेड डाई व्हेन सर्मनी रिप्लेसेस मेमोरी। आदमी, इंसान जो मुर्दा है वो तब मरता है, द डेड डाई, मतलब मुर्दा जो है वो तब मरता है व्हेन सर्मनी रिप्लेसेस मेमोरी, कि जब सर्मनी जो होती है वो मेमोरी को रिप्लेस कर दे। मतलब कि मुर्दे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? उसको याद रख के, जो मरा हुआ इंसान है वो तब जिंदा रहता है जब वो हमारी यादों में जिंदा रहता है। लेकिन अगर मेमोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट सरमनी हो जाए, सरमनी से मुराद ये है कि जब एक इंसान मर जाए, जाहिर बात है हर रिलीजन में उस रिलीजन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो है वो फ्यूनरल्स की सरमनीज होती हैं। ठीक है, हर रिलीजन में डिफरेंट, इस्लाम में डिफरेंट है, हिंदुइज्म में डिफरेंट है, क्रिश्चियनिटी में डिफरेंट है। तो वो जो सरमनी होती है, जो जिस भी रिलीजन से रिलेटेड वो इंसान होता है जो फोत हुआ है, तो अगर उस पे ज्यादा फोकस हो जाए, उस पे एम्फोसिस ज्यादा हो, वो ज्यादा अहमियत, सरमनी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए बनिस्बत उसके कि उस इंसान की जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, उसकी निस्बत, तो उस वक्त जो मुर्दा होता है ना वो मर जाता है। ठीक है, तो आगे उन्होंने लिखा है कि आस्क द सोल्स ऑफ दोज मिलियंस हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कि उन लोगों की रूहों से पूछें जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो हैं वो सेक्रीफाइस की हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री में, ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, इंसान के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी जंगो जदल गुजरे हैं, उसमें जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां जो है वो कुर्बान की हैं, सेक्रीफाइस की हैं, उनकी रूहों से जाकर पूछें। दे लाई इंटर्ड beneath द अर्थ दे fought ओवर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो उस जमीन के नीचे बरीड हैं, मतलब उस जमीन के नीचे कब्र में उतरे हुए हैं। या मतलब इंटर्ड का मतलब मैंने बताया ना कि कब्र में उतारना। ठीक है, वो दफन है, आप इसको दफन के मीनिंग में भी ले सकते हैं। यहाँ पर दे लाई इंटर्ड मतलब कि वो beneath द अर्थ, वो जमीन के नीचे जो है वो वहां पर दफन है। दे फॉट ओवर, जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने जंग लड़ी है, या उस जमीन के टुकड़े, वो उस जमीन के टुकड़े के नीचे दफन है जिस जमीन के टुकड़े के लिए उन्होंने जंग लड़ी है। ठीक है, फॉट ओवर लिटरली भी कह सकते हैं कि जिस जमीन के ऊपर उन्होंने लड़ाई लड़ी है उस जमीन के नीचे वो दफन है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस जमीन के टुकड़े के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है उसी टुकड़े के नीचे वो आज दफन है। ठीक है, दे फर्टिलाइज द फ्लावर्स दैट आर प्लीच्ड इनटू रीथ्स। वो कह रहे हैं कि फर्टिलाइज कहते हैं ना, खाद देना।
ठीक है। फर्टिलाइज खाद को भी कहते हैं, फर्टिलाइज जो है वो नाउन और वर्ब दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो उन फूलों को खाद देते हैं दैट आर प्लीच्ड इनटू रीड्स। प्लीच्ड का क्या मतलब है? प्लीच्ड का मतलब होता है वुवन और इंटरट्वाइंड। अब बुने हुए जिसको हम बोलते हैं, जब फूलों को बुना जाता है ना, उनको फूलों को, शाखों को और मुख्तलिफ पत्तों को एक दूसरे के साथ बुन कर, तो रीड्स जो है, रीड्स क्या कहलाती हैं? रीड्स होती हैं जो वो जो गार्लैंड्स जिनको आप बोले, वो हार से जो गोल से नहीं बनाए जाते, जो आपने मूवीज में देखा होगा कि वो जाके कब्रों पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रही है कि उन फ्लावर को, उन फूलों को, वो उनकी जो बॉडीज हैं जो जमीन के नीचे जो है वो इंटर्ड है, मतलब वो दफन है, वो उन फूलों को फर्टिलाइज करते हैं, उन फूलों को उनकी बॉडीज जो है वो खाद दे रही हैं, दैट आर प्लीच्ड, जो कि बुनी जाती हैं इनटू रीड्स। उन उन उनको उर्दू में, रीड्स को पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे, वो जो गोल से, उनको हार कहेंगे हम, जो उर्दू में जो गार्लैंड्स बोलेंगे उनको क्या बोलेंगे, वो जो फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट्स गोल से बनाए जाते हैं, जो कब्रों में जाकर या जब कहीं पर मकबरों में जाकर जो टॉम्ब्स होते हैं उनमें जाकर उनको रखा जाता है ट्रिब्यूट के तौर पे, ठीक है। तो उसको में मतलब कि वो फ्लावर्स जो हैं वो बुन दिए जाते हैं। दे आर बियॉन्ड द साउंड ऑफ वैन ग्लोरियस, ठीक है, कि ट्रम्पेट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उन वो जो ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट वो होते हैं जो आपने देखा हो, जब ये फौजी जो हजरात हैं वो भी जब जैसे कायद आजम के मज़ार में आप देखें, या अल्लामा इकबाल के जो मज़ार, उसमें जब वो जाते ट्रिब्यूट देते हैं तो वहाँ पर वो रीत रखते हैं। रीत रखने के बाद वो जो एक ट्रम्पेट बजाते हैं, वो एक ट्रिब्यूट देने के लिए, वो एक आला होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, जिसमें से एक आवाज सी निकलती है, ठीक है। तो वो कह रही है कि दे आर बियॉन्ड दिस साउंड ऑफ वैन ग्लोरियस। वैन ग्लोरियस कहा जाता है बहुत फखरिया जिसको हम बोलते हैं, एडजेक्टिव है वैन ग्लोरियस, और इसका मतलब होता है बोस्टफुल और प्राइडफुल, मतलब फखरिया जिसको आप कह सकते हैं। तो वो फखरिया जो वो ट्रम्पेट्स बजाए जाते हैं ना, उनकी जो जिंदगी है ना, उस साउंड से, उस ट्रम्पेट की जो वेनग्लोरियस साउंड है, एक फखरिया जो साउंड है उसकी, उससे ज्यादा उनकी जिंदगियां इंपॉर्टेंट है। कहने का मकसद ये है कि दे आर बियॉन्ड, ठीक है। दे लाई डीप, टू डीप फॉर टीयर्स। वो कह रहे हैं कि वो बहुत डीप, बहुत गहराई में पड़े हुए हैं। टू डीप फॉर टीयर्स मतलब कि आंसुओं से ज्यादा गहराई में। ये जो हमारे आंसू, मतलब बड़े खूबसूरत अंदाज में कहने का मतलब ये कि इंसानी जिंदगी जो है ना, अब वो सरमनी की हद तक महदूद होकर रह गई है। इंसान की अपनी अहमियत नहीं रही है इस वक्त की जो दुनिया है, इस वक्त जो हो रहा है, कि लोग मतलब उन जमीन के टुकड़ों के लिए जो लड़ते हैं वो अपनी जानें दे देते हैं, और उसके बाद उनकी अहमियत सिर्फ सरमनीज तक रह जाती है। उनकी मेमोरीज हमारी यादों से ख़त्म हो चुकी हुई हैं, हम उनको याद नहीं करना चाहिए। बस साल में एक दिन जाते हैं, वो ट्रम्पेट्स जो वैन ग्लोरियस ट्रम्पेट्स जो है वो बजाते हैं, उनकी कब्रों पे जाके, उनके मज़ारों पे जाके रीत रख देते हैं। वो फूल, वही फूल जिनको जिनको फर्टिलाइज उनकी बॉडीज ने किया है, ठीक है, तो उनको जाके रख देते हैं। और यहाँ तक जो है ना वो बस सरमनीज तक जो है वो महदूद होकर रह गई हैं। जो भी शहीद हैं, जो शहीद होते हैं अपनी अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए, ठीक है, तो उनकी इतनी अहमियत जो है वो रह चुकी है कि सरमनी रिप्लेसेस मेमोरीज, के सरमनीज ने जो है ना वो मेमोरीज को रिप्लेस कर दिया है। तो बड़ी खूबसूरत इंग्लिश इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी स्ट्राइड। स्ट्राइड जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है टू वॉक विद लॉन्ग डिसाइसिव स्टेप्स, टू वॉक विद अ लॉन्ग मेजर्ड स्पेस, चलना, बड़े मतलब लॉन्ग, बड़े बड़े कदम लेना, और बड़े डिसाइसिव स्टेप्स का मतलब ये है कि जब आप मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो कोई इंसान चल रहा है तो उस चाल को आप स्ट्राइड कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, ये बीच में जो मैं लिया तो उससे पहले वो बात कर रहे थे कि ये जो लिखा हुआ है कि टुडे डेथ स्ट्राइड्स विद bloodied boots directly from the battlefield into our family lounges. It does not wait for the casus belli. Retaliation now precedes the provocation. इससे पहले जो वो बात करते, जो पहला मैंने आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है, उसके बाद जो वो बात करते, वो कहते कि पुराने ज़मानों में जब जंगें होती थी ना, तो वो जंग में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, इस न्यूज़ को पहुंचते पहुंचते अक्सर हफ्तों या दिनों या महीनों लग जाते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ये हाल है कि हमें जंग के एक एक पल की खबर जो है वो हमें फौरन मिलती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो लिख रहे हैं कि टुडे डेथ स्ट्राइड्स विद ब्लडीड बूट्स डायरेक्टली फ्रॉम द बैटल फील्ड इन टू आवर फैमिली लाउंजेस। वो कह रहे हैं कि आज के दौर में डेथ जो है ना, जो मौत है, वो मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के डिसाइसिव स्टेप्स के साथ, मतलब उस चाल के साथ, विद ब्लडियड बूट्स, जो
मतलब ब्लड से भरे हुए जो बूट्स होते हैं, जो जूते होते हैं, उसको लिए वो डायरेक्टली मतलब बैटल फील्ड से हमारी फैमिली लाउंजेस तक आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आज एक एक खबर जो है वो अपने लाउंज में बैठकर अब हम उस डेथ को, उस मौत को, उस खून को सामने अपने टीवी पे देख रहे होते हैं, लेकिन उस बात को कहने के लिए उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से जुमले को कंस्ट्रक्ट किया है कि जो मौत है ना, वो ऐसे चलती हुई, मतलब खून आलूदा जो बूट्स हैं, उन बूट्स के साथ चलती हुई डायरेक्टली बैटलफील्ड से, जो मैदान जंग है, वहां से हमारे घर के लाउंज तक पहुंच जाती है। मतलब हम उनको डायरेक्टली देख रहे होते हैं। इट डज नॉट फेयर वेट फॉर अ कैसस बेलाय। कैसस बेलाय जो है ना, ये एक इटालियन टर्म है और इसका मतलब ये होता है कॉज ऑफ वॉर, जंग की वजह। तो वो कह रहे हैं कि आज के दौर में मौत को ना जंग की वजह नहीं चाहिए। इट डजंट वेट फॉर कैसस बेलाय। मतलब आज रीजन नहीं चाहिए, आज किसी वजह की जरूरत नहीं है। बिला वजह ही जंग होती है और बिना वजह ही मौत का जो खेल है वो खेला जा रहा होता है। रिटेलिएशन नाउ प्रिसीड्स द प्रोवोकेशन। वो ये कह रहे हैं, प्रिसीड का मतलब ये कम बिफोर इन टाइम, मतलब पहले आ जाती है। रिटेलिएशन जो है ना, वो प्रोवोकेशन से पहले आ जाती है। रिटेलिएशन का मतलब ये होता है कि जवाबी कार्रवाई जिसको हम बोलते हैं ना, वो रिटेलिएशन होता है। तो कह रहे हैं कि जवाबी, और प्रोवोकेशन का मतलब ये होता है किसी को आप उकसाएं लड़ाई के लिए, जंगो जदल के लिए। तो कह रहे हैं कि उकसाने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती है, प्रोवोक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, रिटेलिएशन उससे पहले ही हो जाती है। मतलब जवाबी अमल जो है ना, वो किसी ने आपको प्रोवोक नहीं भी किया होता तो जवाबी जो कार्रवाई होती है, रिटेलिएशन जो होती है, वो पहले ही हो जाती है, वो प्रोसीड कर जाती है। मतलब आजकल जो है ना, वो इंसानी जिंदगी की अहमियत बता रहे कितनी कम है। जंग इतनी आम हो गई है, खून खराबा इतना आम हो गया है कि कोई उसके लिए रीजन की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के कैसस बेलाय की जरूरत नहीं है। बस आप प्रोवोकेशन जो है ना, रिटेलिएशन जो है वो प्रोवोकेशन से पहले आ जाती है, उसकी जगह ले ली है उसने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी प्लम। प्लम जो है ये वर्ब है, इसका मतलब टू एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट डीपली, टू अनकवर और अंडरस्टैंड द डिटेल्स और ट्रूथ अबाउट समथिंग। देखिए, प्लम का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट करें, बड़ी गहराई में जाकर उसकी तहकीकात करें और सच तक पहुंचने की कोशिश करें कि असल में इसकी वजह क्या थी। ठीक है। अब इस जो ये जो अब मैं पैराग्राफ आपको बता समझाने लगी हूँ, इससे पहले वो 9/11 की बात कर रहे हैं कि 9/11 जब हुआ था तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि इट वाज एन इनसाइड जॉब। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये यूएस और सऊदी अरेबिया इनका मतलब कि इनका आपस में मिली भगत थी इनकी, इन्होंने ये खुद मिलकर प्लान किया था। उस कॉन्टेक्स्ट में ये अब आगे लिखा हुआ उन्होंने कि नो वन हैज बीन अलाउड टू प्लम द अलेज्ड रोल ऑफ द देन सऊदी एम्बेसडर टू द यूएस प्रिंस बंदार बिन सुल्तान। वो कह रहे हैं कि प्रिंस बंदार बिन सुल्तान जो था, जो उस वक्त जब 9/11 हुआ था, उस वक्त सऊदी एम्बेसडर था यूएस के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और वो कह रहे हैं कि किसी को इस चीज की इजाजत नहीं मिली। जब 9/11 की इन्वेस्टिगेशन हुई तो किसी को इस चीज की इजाजत नहीं थी कि उसका जो मुबैना रोल था, अलेज्ड रोल मतलब मुबैना रोल, अलेज्ड का मतलब होता है, मुबैना का मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर आपको शक है लेकिन अभी उसके बारे में सबूत नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई कॉन्क्रीट, कोई सॉलिड जो है ना वो प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो मतलब सस्पिशन है, उसके ऊपर शक है। ठीक है। तो उसको अलेज्ड कहा जाता है उस चीज को। तो अलेज्ड रोल, उसका जो मुबैना किरदार था, उसको प्लम करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मतलब ये जो सऊदी एम्बेसडर था उस वक्त 9/11 के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स का, इसका जो रोल है ना वो काफी मशकूक है। ठीक है। वो काफी सस्पिशियस है, वो अलेज्ड है, उसका मुबैना। उस पे किसी को भी उसके रोल के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की इजाजत नहीं मिली कि कोई तहकीक करे कि उसका क्या रोल रहा है 9/11 के अंदर। ठीक। आगे उन्होंने कहा है कि ही सर्व बोथ मास्टर्स इन डीसी फॉर 22 ईयर्स। मतलब उसने जो है वो बोथ मास्टर से मुराद ये है कि सऊदी जो रॉयल फैमिली है और जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी वहाँ की जो भी गवर्नमेंट वगैरह है उसको, तो वो कह रहे हैं कि उसने अपने दोनों मास्टर्स को जो है वो 22 सालों तक उसने सर्व किया है। ठीक। इट हैज बीन अलेज्ड ही इनडायरेक्टली फंडेड सम ऑफ द हाईजैकर्स। इट हैज बीन अलेज्ड मतलब कि ये चीज का शक है, इस चीज की सस्पिशन है कि उसने जो है ना वो इनडायरेक्टली फंड किया था, जो उस वक्त जिन्होंने 9/11 में उन प्लेन्स को हाईजैक किया था, जो हाईजैकर्स थे, उनको उसने फंड किया था।
His name is believed to be included in the 28 sensitive pages redacted from the final version of the 9/11 Commission report. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि उसका जो नाम है ना, ये बिलीव किया जाता है कि ये जो 28 सेंसिटिव पेजेस की जो भी वो कमीशन की रिपोर्ट आई थी ना, उसमें उसका नाम इंक्लूडेड था। आगे उन्होंने लिखा है रिडैक्टेड फ्रॉम द फाइनल वर्जन, लेकिन उसको रिडैक्ट कर दिया गया फाइनल वर्जन से। रिडैक्ट का क्या मतलब है? वर्ब है ये, टू एडिट अ टेक्स्ट फॉर पब्लिकेशन। मतलब उसका नाम जो है ना वो एडिट कर दिया गया। मतलब जो पहली 28 सेंसिटिव पेजेस की जो रिपोर्ट आई थी उसमें वो इंक्लूडेड था। ये माना जाता है कि उसका नाम उस रिपोर्ट में, वो जो कमीशन 9/11 कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ही बिलीव टू बी इंक्लूडेड इन दैट रिपोर्ट, उसका नाम जो था ना वो, मतलब ये माना जाता है कि वो इंक्लूडेड था, उसमें शामिल था, रिडैक्टेड फ्रॉम द फाइनल वर्जन। लेकिन उसको फाइनल जब उस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, उसका जो फाइनल वर्जन बनाया गया, उसमें से उसका नाम जो है वो एडिट कर दिया गया, मतलब कि रिमूव कर दिया गया, उसको रिडैक्ट कर दिया गया। ठीक है। अमास, अमास जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है टू गैदर और कलेक्ट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। इसी के कॉन्टेक्स्ट में उसने आगे फिर पैलेस्टाइन की बात स्टार्ट की। जब 9/11 की बात की तो उसके बाद पैलेस्टाइन की बात की। उसमें उन्होंने कहा कि सम आस्क, कुछ लोग ये पूछते हैं, हाउ हमास कुड हैव अमास्ड unaided 5,000 rockets to launch its preemptive attack on Israel, कि कैसे हमास इस काबिल हुआ कि उसने अमास्ट किया। मतलब अमास का मतलब यह है कि उसने गैदर कर लिए, कलेक्ट कर लिए, जमा कर लिए, अनएडेड, बगैर किसी मदद के। अनएड का मतलब होता है मदद करना। ठीक है, तो अनएडेड मतलब बगैर किसी मदद के 5,000 रॉकेट्स, 5,000 रॉकेट्स उसने कैसे जमा कर लिए, टू लॉन्च इट्स प्रीएम्प्टिव अटैक ऑन इजराइल, जो उसने लॉन्च करने थे अपने प्रीएम्प्टिव अटैक के तौर पे। ठीक है, इजराइल के ऊपर जो उसने किए। Whoever planned the assault must have anticipated its devastating consequences, जिसने भी ये असॉल्ट जो है इसको प्लान किया था, उसने जाहिरी बात एंटिसिपेट किए होंगे कि इसके डेविस्टेटिंग, डेविस्टेटिंग का मतलब ये है तबाह कुन कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब नताइज क्या होंगे, उसको जाहिरी बात है उसने एंटिसिपेट किया होगा, उसका जो है वो तखमीना लगाया होगा। दे कुड फोरसी दैट द रिजल्टेंट पनिशमेंट वुड नॉट ओनली फिट द क्राइम बट वाज इंटेंडेड टू एक्सीड इट, कि मतलब वो ये फोरसी कर चुके होंगे, कर सकते थे, मतलब उनको ये पता था, वो उस वक्त जब वो इस चीज को प्लान कर रहे थे तो उनको ये बात पता थी, वो इसको फोर्सी कर सकते थे कि जो इसके बाद रिजल्टेंट पनिशमेंट होगी, जो इसके नतीजे में जो पनिशमेंट होगी, जो सजा होगी, वुड नॉट ओनली फिट द क्राइम, वो ये नहीं कि जितना क्राइम हुआ है उतनी ही सजा मिलेगी, नहीं, उसको फिट नहीं करेगी, वो उतनी सजा नहीं मिलेगी, बट वॉज इंटेंडेड टू एक्सीड इट, बल्कि इससे कहीं ज्यादा होगी। उसकी इंटेंशन ये होगी कि इससे कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये भी चीज के बारे में जो है ना बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ये भी कोई मिली भगत थी, इसमें भी इजराइल वाज अवेयर ऑफ दिस अटैक, इसके बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का क्या मतलब है? ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और वाइप आउट, किसी चीज को सफाई हस्ती से मिटा देना, कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय करना, मुकम्मल तौर पे तबाह कर देना, कि उसका वजूद ही खत्म हो जाए, तो उसको ऑब्लिटरेट करना कहते हैं। ठीक है, इफ ओनली पैलेस्टाइन हैड बीन अनदर ग्रैंड फेनविक। अच्छा, अभी ग्रैंड फेनविक को समझ लीजिए। ग्रैंड फेनविक जो है ना, ये एक इलाके का नाम है एक नॉवल के अंदर। ये अमेरिकन कोई नॉवल है, उस नॉवल में ग्रैंड फेनविक जो है ये एक इलाके का नाम था जिसके लोग बहुत पुअर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक कर दिया, ताकि जब वो जंग को हारे और जब उनकी बहुत ज्यादा तबाही हो तो उन्हें अमेरिकन एड मिले अपनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक, ये उसमें लिखा गया था। अब ग्रैंड फैनविक जो वो उस नॉवल में कहीं लिखा, क्योंकि मैंने फिर थोड़ा सा सर्च किया कि ग्रैंड फैनविक उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, क्या मतलब है इसका, तो फिर मुझे पता लगा कि अच्छा ये नॉवल के अंदर यूज हुआ हुआ है, ये बड़ा मशहूर नॉवल है और उसमें उस इलाके का नाम है। और ग्रैंड फैनविक के जो लोग थे वो चूंकि बड़े गरीब थे, तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर अटैक किया, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक किया, ताकि जब हम हार जाएं, जब अमेरिका हमारी बड़ी तबाही कर दे, तो उसके बाद हमें एड मिल सके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कि हम खुद को दोबारा को बिल्ड सके, तो हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे पास डॉलर्स आएंगे। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर पैलेस्टाइन जो है, फलस्तीन जो है वो ग्रैंड फेनविक होता, इट्स रिहेबिलिटेशन वुड हैव बीन अश्योर्ड, तो इसकी जो फिर से आबादकारी थी
वो मतलब कि अश्योर्ड थी, फिर तो वो तो यकीनी थी, लेकिन चूंकि वो ग्रैंड फैनविक नहीं है, ये किस्म का एक सटायर उन्होंने यहाँ पर लिखा है। इंस्टेड बिफोर द क्लोज ऑफ 2023, इसकी बजाय कि उनकी दोबारा से रिहेबिलिटेशन होगी, इसकी बजाय 2023 जो है इसके खत्म होने से पहले पैलेस्टाइन एज ए स्टेट विल हैव बीन ओब्लिटरेटेड, कि जो पैलेस्टाइन है वो एक स्टेट की हैसियत में वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। Its rubble will be pulverized to cement the foundation for a dollar funded reconstruction. Pulverize का मतलब ये होता है reduce to fine particles और dust. रबल जो है ना, रबल आपको पता है मलबे को कहते हैं। जब कोई बिल्डिंग वगैरह तबाह होती है तो उसका जो नीचे मलबा होता है उसको रबल बोला जाता है, जो गिर जाता है नीचे, सीमेंट जो भी वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसका जो रबल है ना वो पुलवराइज्ड हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल, मतलब वो डस्ट में तब्दील हो जाएगा। रबल भी वहां पर, मतलब मलबा भी वहां पर नहीं बचेगा, वो भी मतलब जमीन के बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा, वो एक डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टू सीमेंट द फाउंडेशन, ताकि उस फाउंडेशन को मजबूत किया जा सके फॉर अ डॉलर फंडेड रिकंस्ट्रक्शन, के मतलब डॉलर मिलेंगे फिर वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, दोबारा से जब वहां पर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो जाहिर है कि डॉलर्स की फंडिंग होगी वहां पर। A phoenix rising out of the ashes of Palestine into a larger Israel. फिनिक्स बोलते हैं, ये एक मिथोलॉजी में आपने मूवीज में देखा होगा फिनिक्स को, आप इसको गूगल कीजिएगा आपके सामने आएगा। फिनिक्स एक बर्ड है, मिथिकल बर्ड है, मतलब असल में नहीं है, ये ख्याली एक बर्ड है, जिसको कहा जाता है कि वो अपने आप को जलाता है और फिर उसमें से उसकी जो एशेज हैं, जो खुद को वो जला कर जब वो एशेज में कन्वर्ट, तो उसमें से उसकी रीबर्थ होती है, मतलब वो दोबारा से जिंदा होता है, अपने ही एशेज में से, अपनी ही राख में से वो दोबारा जिंदा होता है। फिनिक्स के बारे में ये है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप फिनिक्स राइजिंग आउट ऑफ द एशेज ऑफ पैलेस्टाइन इनटू अ लार्जर इजराइल, फिनिक्स वो इजराइल को बोल रहे हैं कि वो जो पैलेस्टाइन की जो राख होगी ना, उस राख में से इजराइल एक फिनिक्स के तौर पर दोबारा से उसकी रीबर्थ होगी, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इनहेलेशन। इनहेलेशन जो है ना, ये है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और ऑब्लिटरेशन, जो मैंने आपको ऑब्लिटरेट जो है वो पहले वर्ड बताया है, ठीक है। कंप्लीट जो उसकी डिस्ट्रक्शन है, तो वो कह रहे हैं कि वो दोबारा से जो इजराइल जो है वो एक फिनिक्स की तरह से फलस्तीन के जो राख है उसमें से वो उठेगा। Ironically, Palestine's inhalation will be the final solution to the Palestinian problem. वो कह रहे हैं कि पैलेस्टाइन की जो है ना, मतलब आयरोनिकली का मतलब ये है कि मतलब अफसोस से ये बात की जा रही है कि पैलेस्टाइन की जो मुकम्मल तबाही है ना, वो पैलेस्टाइन प्रॉब्लम की जो पैलेस्टीनियन है उनकी जो प्रॉब्लम है उसका फाइनल सोल्यूशन होगा। दिस वुड सूट एवरीवन, ये सबको सूट करेगा। एन एम्बिशियस इसराइल, जो बड़ा एम्बिशियस किस्म का पुरजोश किस्म का इसराइल है उसको सूट करेगा। इट्स एवर लॉयल पैट्रन द यूएस, जो इसका हमेशा से जो लॉयल एक पैट्रन है, पैट्रन उसको कहते हैं पर्सन और एंटिटी दैट सपोर्ट्स प्रोटेक्ट्स और स्पॉन्सर समवन और समथिंग, वो दोस्त, वो साथी, वो इंसान जो किसी को सपोर्ट करता है और फिर उसको स्पॉन्सर भी करता है, मतलब उसको पैसे भी देता है, पैसों से भी सपोर्ट करता है, वो पैट्रन होता है। इम्पोर्टेंट यूएन, रिप्रूविंग का मतलब ये होता है एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। ए रिप्रूविंग बट इम्पोर्टेंट यूएन का मतलब ये यूनाइटेड नेशंस जो है, मतलब रिप्रूविंग मतलब वो क्रिटिसाइज तो करते हैं, वो इसके बारे में बहुत इसके खिलाफ बोलते हैं, बहुत इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि भी गलत हो रहा है पैलेस्टीनियंस के साथ। बट इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है, वैसे इसका मतलब होता है नामर्द, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि जो इफेक्टिव नहीं है, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बस क्रिटिसाइज करते रहते हैं लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेते हैं। एंड क्वेसेंट मुस्लिम उमा, क्वेसेंट जो है ना इसका मतलब ये होता है इन अ स्टेट ऑफ क्वाइटनेस, इनएक्टिव और डोरमेंसी, मतलब बिल्कुल खामोश। और जो मुस्लिम उमा है ना वो खामोश है, बिल्कुल खामोश है, किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, किसी किस्म की कोई एक्शन नहीं उनकी तरफ से आ रहा, तो इन सबको सूट करेगा। आगे उन्होंने कहा है कि which has less the properties of a camel than of an ostrich with its head buried in the sand, वो कह रहे हैं कि जिनमें जो है ना वो एक ऊंट वाली क्वालिटीज नहीं है बल्कि एक ऑस्ट्रिच वाली, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग मतलब जिसको कहते हैं कि शुतुरमुर्ग वाली, जो ऑस्ट्रिच वाली इनके अंदर क्वालिटीज हैं, जिसने अपना जो सर है ना
वो सैंड के अंदर, रेत के अंदर दबाया हुआ है कि एज इफ नथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सब लोग हैं ना, जब पैलेस्टाइन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा ना, तो इन सब को ये सोल्यूशन सूट करता है, जिसमें सबसे पहले नाम लिया एम्बिशियस इसराइल जो है उसको सूट करता है, एवर लॉयल पैटर्न जो है वो उसका जो एवर लॉयल हमेशा का जो उसका लॉयल दोस्त है, यूनाइटेड स्टेट्स उसका सपोर्टर है, जो उसको स्पॉन्सर भी करता है, फाइनेंस भी करता है, उसको सूट करेगा। रिप्रूविंग बट इम्पोर्टेंट यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस है, जो स्टेटमेंट्स तो दे देता है, क्रिटिसाइज तो करता है, पर करता कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी सूट करता है। और जो क्वेसेंट मुस्लिम उम्मा है, वो क्वेसेंट बिल्कुल खामोश, क्वाइट, किसी किस्म की कोई बात नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, वो मुस्लिम उम्मा को भी जो है ना, वो ये जो सोल्यूशन है शायद ये सूट करता है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था लेसन, इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी आपने सीखी है, बड़े अच्छे इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज हुए हुए थे, बड़ी अच्छी इसमें वोकैबुलरी यूज हुई हुई थी। आई होप कि आप सब लोग जो भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज का लेसन आपके लिए काफी यूजफुल